हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लैब तक 07 पे। और आज हम आए हैं राज हॉस्पिटल, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सपूर्वा चक्रवर्ती मैम से। और आज हम लोग मैम से बात करेंगे COPD के बारे में। तो मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्ते, थैंक यू। माई सेल्फ डॉक्टर सुप्रभा चक्रवर्ती, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, राज हॉस्पिटल रांची। मैम, आजकल काफ़ी कॉमन ये हो रहा है COPD। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे COPD क्या है, और जो नॉन स्मोकर है, जो स्मोकिंग नहीं करते, उनमें इसका लक्षण और कारण क्या है। जी, COPD का फुल फॉर्म है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ये नाम घर घर में लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉज ऑफ डेथ में नंबरिंग अगर आप देखते हो किया जाता है तो इंडिया में लगभग नंबर 2 में आ चुका है। हार्ट डिजीज़ के बाद नंबर 2 में COPD डेथ्स आर कमिंग। तो इसीलिए हमें जानना ज़रूरी है कि COPD क्या है। ये एक प्रिवेंटेबल ट्रीटेबल कॉमन डिजीज़ है, जो कि मेनली आपका एयरवे या एल्वियोलाई एबनॉर्मलिटीज़ के लिए होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ नॉक्शियस पार्टिकल्स या गैसेस के एक्सपोजर के लिए, एज वेल एज स्मोकिंग, एयर पॉल्यूशन, इसका एक्सपोजर के लिए। एंड उसमें कुछ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स कॉमनली रहता है, जैसे कि ग्रेजुअली सांस फूलना, जिसको हम डिस्निया बोलते हैं, क्रॉनिक खांसी के साथ बलगम निकालना। तो इसी को बोलते हैं हम COPD, वो ग्रेजुअली डिटोरिएट करता है। मैम, इसका लक्षण और कारण क्या है। इसका मूल लक्षण है धीरे धीरे ग्रेजुअली सांस फूलना। कोई आदमी अगर पहले काफ़ी चल सकता था, तो वो देखेगा धीरे धीरे उसका पेस कम होते जा रहा है, थोड़ा देर चलने से ही सांस फूल रहा है, और वो ग्रेजुअली टाइम के साथ डिटोरिएट कर रहा है। और खांसी का वेरिएशन होता है, स्पेशली देखा जाता है लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग को खांसी हो रहा है। खांसी के साथ आपका बलगम निकलता है, काफ़ी सारा बलगम निकल सकता है, कभी सफ़ेद। रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन होता है इस लोगों में, तो इसमें बलगम का कलर चेंज हो सकता है। और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, उसको पता नहीं चलता कि हर टाइम उसको टायर्ड क्यों लगता है, और वेट भी रिड्यूस होता जा रहा है, हड्डियाँ कमज़ोर होते जा रहा है, एंजाइटी, डिप्रेशन। तो ये बहुत सारे सब सिस्टमिक कारण को मिला के होता है COPD। मैम, जो लोग स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, तो उन लोग में ये सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। जी, विश्व भर जब COPD बीमारी सबसे पहले आया था, तब देखा गया था कि स्मोकिंग, कोई भी फॉर्म ऑफ टोबैको स्मोक, वो पैसिव स्मोकिंग हो गया या एक्टिव, यही मेन कारण था। बट आजकल देखा जा रहा है कि नॉन स्मोकर COPD का केस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसका मुख्य कारण के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि इंडोर एंड आउटडोर एयर पॉल्यूशन, इसके मात्रा इतना ज़्यादा बढ़ गया है हमारी वर्तमान लाइफस्टाइल में, कि इसके असर में हमको इतना ज़्यादा COPD दिख रहा है। स्पेशली इंडोर एयर पॉल्यूशन जो लोगों में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, वो है एजेड एंड फीमेल्स, एंड बच्चों में भी इसका असर देखा जा रहा है। जैसे कि अगर घर वेल वेंटिलेटेड नहीं है, और उसके कुकिंग के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमास फ्यूल जिसको बोला जाता है, जैसे कि वुड, चारकोल, कोल हो गया, काऊ डंग, और डिफरेंट टाइप ऑफ रेसिड्यूज़ जो जलाया जाता है, और उसका अच्छे खासे वेंटिलेशन नहीं होता है, उसमें लॉन्ग टर्म एक्सपोजर के लिए देखा जा रहा है कि फीमेल्स में बहुत ज़्यादा COPD, नॉन स्मोकिंग COPD के पोर्शन बढ़ गया है। मैम, COPD का 4 अगर हम मुख्य कारण बोले तो क्या होगा। 4 मुख्य कारण से सबसे पहले तो हमें ये मेंशन करना ही है स्मोकिंग एनी टाइप ऑफ टोबैको फ्यूम्स। सेकेंडली आपका आता है यही इंडोर एंड आउटडोर एयर पॉल्यूशन। फिर आपका डिफरेंट टाइप ऑफ जो ऑक्यूपेशनल डस्ट एक्सपोजर, कोई फ्यूम्स हो गया, केमिकल वेपर्स फॉर लॉन्ग टाइम इन्हेलेशन। फिर आपका टू लिव इन अ क्राउडेड सिचुएशन, वेंटिलेशन नहीं है, पुअर न्यूट्रिशन, ये सभी मुख्य कारण माना जाता है। एंड एज रिलेटेड डिटोरिएशन ऑफ द लंग्स भी वन ऑफ द मेन रीज़न। मैम, COPD का निदान क्या है, अगर बात करें तो। जी, पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि लक्षण क्या है। सबसे पहले क्लिनिकली पेशेंट को सस्पेक्ट किया जा सकता है, जैसे कि किसी का एज हो एंड धीरे धीरे उसका सांस का तकलीफ़ बढ़ रहा हो। ऐसे भी हो सकता है कि उसको मालूम नहीं चल रहा है कि सांस का तकलीफ़ है, मगर पहले से काम करने का जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। पहले वो एक मंजिल तक चढ़ सकते थे सीढ़ी, अभी उसी में दिक्कत हो रहा है। मतलब रेगुलर एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज टॉलरेंस जो रिडक्शन होना, ये पहले स्टेप आता है। दूसरा है बहुत दिन से अनएक्सप्लेन कोई खांसी है जिसका उपाय नहीं मिल रहा है,
एंड वो सोचते रहते हैं कि एज हो गया उसके कारण खांसी है, बट ये खांसी हमेशा डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, जो कि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा बलगम निकलता है। ऐसे लक्षण किसी में हो रहा हो, साथ ही में कुछ महीने अंतर वो देखा जा रहा है कि उनको इन्फेक्शन हो गया, रिपीटेड एंटीबायोटिक लेना पड़ रहा है, डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, तो COPD है कि नहीं देखना बहुत ज़रूरी है। डिस्निया, कफ विथ स्पूटम, साथ में रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन, ये होगा सबसे पहला लक्षण जो COPD सस्पेशन का। उसके बाद ही ये पेशेंट को देखना चाहिए एक्सरे करके कि और कोई बीमारी है कि नहीं। अगर नहीं है तो स्पाइरोमेट्री या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट इसका मुख्य उपाय होता है लंग फंक्शन देखने के लिए और COPD को कंफर्म करने के लिए। मैम, अगर हम बात करें COPD के लिए, अगर कोई घर पे चाहे खुद से टेस्ट करना, बहुत सारे लोग करते हैं, तो अगर खुद से अगर जांच करना हो, टेस्ट करना हो, तो कैसे कोई करेगा? खुद से अगर कोई करना चाहते हैं तो वो कन्फर्मेटरी नहीं होगा, बट ये ज़रूर हम बोल सकते हैं, जैसे कि एजेड लोग जिनमें बहुत सारे कोमॉर्बिडिटीज़ दूसरे जैसे बीमारी भी है, जैसे कि हड्डियों का बीमारी रहता है, हार्ट के बीमारी मरीज हो, डायबिटिक हो, ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोआर्थराइटिस का मरीज हो, जिनका चलने का क्षमता वैसे भी कम हो गया है, या क्रॉनिक डेबिलिटेटिंग कोई भी डिजीज़ के लिए वो बेड रिडन हो, तो वो अपने टेस्ट कैसे करें? वो ये देख सकता है घर में कि 6 मिनट्स तक वो चल पा रहे हैं कि नहीं। अगर 6 मिनट्स तक नहीं चल पा रहे तो जितना कदम पहले चल रहा था उससे उनका चलने का क्षमता धीरे धीरे कम हो रहा है कि नहीं, ये एक सेल्फ असेसमेंट का तरीका है। साथ में ये भी लक्षण अगर प्रकट हो रहे हैं कि सांस बैठे बैठे भी फूल सकता है, या पैर के नीचे सूजन आ रहा है, किसी टाइप का एडिमा, या उनका डिप्रेशन एंजाइटी बढ़ गया है, टायर्डनेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, या खांसी के साथ बलगम का अमाउंट बढ़ गया है, या बलगम का कलर चेंज हो गया है, तो ये मुख्य तौर पे तभी उनको सस्पिशन करना चाहिए। एंड टेस्ट कंफर्मेशन के लिए डेफिनेटली कोई पल्मोनोलॉजिस्ट प्रेफरेबली उनके साथ संपर्क करके PFT टेस्ट एंड अन्य जो जांच ज़रूरी है वो कर लेना चाहिए। मैम, जो लोग स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं लोग, तो उनके लिए, और ये डिजीज़ हो रहे हैं, COPD जो डिजीज़ हो रहा है, तो उनके लिए जो ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन क्या है? जी देखिए, COPD अगर एक बार बीमारी आ जाते हैं तो ये ग्रेजुअल जो डिटोरिएशन ऑफ लंग्स है उसको रोकने के लिए कई तरीके होते हैं। तो उनमें से मेन स्टे होते हैं ब्रोंकोडाइलेटर्स। ब्रोंकोडाइलेटर्स मीन्स हमारी जो सांस नाली है, ये सांस नाली को जो खुल देता है जो दवाई, तो उसके तरीका जो मेन है वो है इन्हेलर्स। तो इसमें बहुत सारे मिथ होते हैं लोगों में कि इन्हेलर लेना सही नहीं होता है, आदत पड़ जाती है, बट उनके लिए हम यही बताएंगे, जैसे भी कोई सिस्टम में, जैसे कि आपका आँख में परेशानी होता है तो उसमें आपका आई ड्रॉप दिया जाता है, आपके चमड़े में प्रॉब्लम होता है तो ऑइंटमेंट लगाया जाता है। वैसे ही जब फेफड़े का मुख्य बीमारी है COPD, जो कि आपका एयरवेज का इधर लेयर मोटा हो गया है या आपका एल्वियोलाई से आपका एयर अच्छे से जा नहीं रहा है, उसका सरफेस ख़राब हो जाता है, उसके कारण इन्हेलर जाके डायरेक्टली वहाँ काम करे एंड आपके जो सिम्टम्स है वो कम करे और उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी कम करते हैं इन्हेलर्स। सो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इसका इन्हेलर्स होता है। वेरियस टाइप का मॉलिक्यूल्स, बहुत नए नए दवाई आजकल आ गया है, तो इसीलिए मुख्य तौर से जब भी कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उनको सेल्फ मेडिकेशन लेके उसको खुद से बंद नहीं करना है, क्योंकि उसके कई सारे तरीका होता है, टाइमिंग होता है कि कब बंद करना है, कब चालू करना है ट्रीटमेंट। तो एडहेरेंस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ COPD। फिर प्रिवेंशन के दौर में अगर हम देखेंगे कि आजकल इंडोर एयर पॉल्यूशन इज़ वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ द नॉन स्मोकर COPD। फीमेल्स में COPD बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इस कारण में, तो हमको लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन लाना है कि अगर जलाने के थोड़ा सा बचावट के लिए ऐसे नहीं करना है कि सबके लंग्स के ऊपर जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो जलानी, कौन से जलानी आप घर पे यूज़ करते हो। कोई बहुत अच्छा सोशियो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के घर में भी ये सोचा जाता है कि थोड़ा सा बचावट कर लेते हैं एंड रेसिड्यूज जला के कोई हीटिंग हो गया, कुकिंग हो गया, एंड उसमें उनका जो एक्सपोजर हो रहा है उनको पता ही नहीं चलता है कि आगे जाके इसका हेल्थ हैज़र्ड सब में कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ को सोच में बदलाव लाना है। फिर आपका बहुत सारे केमिकल्स हम घर में आजकल यूज़ करते हैं क्लीनिंग एजेंट के हिसाब से, डिटर्जेंट के हिसाब से। इंसेंटिव स्टिक जो अगरबत्ती हम पूजा में मानते हैं कि वो मैंडेटरी है, वो भी बहुत ख़राब सब्सटेंस है। अगर आप वेल वेंटिलेटेड रूम में नहीं जलाते हो और दिन भर बहुत साल भर एक्सपोजर में, वो भी आपका COPD कॉज कर सकता है। फिर आपका जो लिक्विडेटर होता है मॉस्किटो रिपेलेंस, उसमें भी काफ़ी सारे केमिकल्स होता है जिसका ओवर एक्सपोजर कैन कॉज अ लॉट ऑफ हेल्थ हैज़र्ड्स।
तो अगर ये जो ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग एजेंट्स, ऑर्गेनिक चीज़ है, धूल धुआं, काऊ डंग का जो डस्ट है, सब चीज़ मिला के जो जो हमारे पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं उसको हमसे बचना है। आउटडोर एयर पॉल्यूशन इज़ अ ह्यूज इशू, उसके लिए हमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड सबके सहायता ज़रूरी है, बट इंडिविजुअली जो हम कर सकते हैं, जो जागरूकता हमें चाहिए इसके लिए, अगर ये बढ़ जाए और हमें सिम्टम के बारे में पहले से ही अगर पता रहे तो ये COPD बहुत लेवल तक प्रिवेंटेबल है। हम बहुत पहले जागरूक हो सकते हैं, ट्रीटमेंट, इसका इलाज शुरू कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं, तो ही इसको नंबर 2 जो बीमारी ऑलरेडी पहुंच चुका है उसको हम कई तरीके से रोक सकते हैं। मैम अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो राज हॉस्पिटल में, तो वो क्या टाइमिंग क्या है, और आप जो OPD में बैठती हैं तो उसका टाइमिंग थोड़ा बताएं आप। जी, मैं यहाँ पे रेगुलर दौर में बैठती हूँ, सोमवार से शनिवार तक, सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक। किसी भी टाइम पे आप आके सलाह ले सकते हैं मेरे से। आई एम अवेलेबल हियर। थैंक यू मैम, आपसे जानकारी, इतनी सारी की जानकारी प्राप्त हुई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर द इंटरव्यू एज वेल। थैंक यू।